हैं सब लोग। Good afternoon. So today we will be discussing the sources of recruitment. Today is April 22nd, 2021. The day is Thursday. The class is for Bachelor of Business Administration 4th semester students. The subject is Human Resource Management. And the topic that we are going to discuss today is the sources of recruitment. तो इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस वगैरह की बात कर चुके हैं रिक्रूटमेंट की। आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। दोनों सोर्सेज क्या क्या होते हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, और दोनों सोर्सेज में क्या क्या सोर्सेज आते हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इंटरनल सोर्स में सबसे पहला होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मतलब कि जो हमारे लोग काम कर रहे हैं और कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो उन्हीं को हम एडजस्ट कर लेते हैं, इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। इंटरनली किसी एम्प्लॉय को कहीं से कहीं कर दिया और रिक्रूटमेंट बाहर से न करके इंटरनली अपनी किसी दूसरी ब्रांच से ले लिया, आदमी कोई दूसरे डिपार्टमेंट से ले लिया, कोई दूसरी डिवीजन से ले लिया। ठीक है, इस तरह से हम एम्प्लॉय को एडजस्ट कर लेते हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से। ठीक है, बनस्पत इसके कि हम कोई नया आदमी लेके आए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे उन्हीं में से हम किसी एम्प्लॉय को दाएं बाएं करके एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया रिक्रूटमेंट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, अब दूसरा है टेम्परेरी एम्प्लॉयज। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में टेम्परेरी एम्प्लॉयज रखे जाते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है, हमेशा ऐसा ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं लेकिन साथ में ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टेम्परेरी एम्प्लॉयज भी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मॉनिटर होती रहती है। ठीक है, तो जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज अच्छा काम कर रहे होते हैं उन्हीं टेम्परेरी एम्प्लॉयज को हम धीरे से परमानेंट कर देते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, कि वो उनको आपने काफी दिन तक वर्किंग भी देख ली, उनका बिहेवियर भी देख लिया, उनको ऑब्जर्व भी कर लिया, तो आप इस पोजीशन में है कि डिसाइड कर सकें कि वो टेम्परेरी एम्प्लॉय परमानेंट करने लायक है कि नहीं। तो ऐसे एम्प्लॉयज को आप परमानेंट कर देते हैं। बात क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों को? राइट, ठीक। ठीक है, तो दूसरा हमने डिस्कस किया टेम्परेरी एम्प्लॉयज। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा है आपका सेपरेटेड एम्प्लॉयज। ठीक है, सेपरेटेड एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जैसे कुछ एम्प्लॉयज ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया या कुछ एम्प्लॉयज का रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, वो सेपरेटेड एम्प्लॉयज हो गए। तो यहाँ पे मतलब किसी कारण से वो ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो गए, मे बी रिटायरमेंट, मे बी समथिंग एल्स, कोई और भी रीजन हो सकता है। ठीक है, उन एम्प्लॉयज को हमने दोबारा से अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। ठीक है, किसी कारण से कोई एम्प्लॉय कहीं दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लिया था या छोड़ के चला गया था या कोई मनमुटाव हो गया था, उसने ऑर्गेनाइजेशन से नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, लेकिन बाद में अब वो वापस आया हमारे पास या हमें जरूरत है, हमने उसको बुलाया और वो वापस आने के लिए रेडी हो गया, तो ऐसे लोगों को भी हम नौकरी पे रख लेते हैं। ये भी एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है, ये कहलाता है सेपरेशन। ठीक है, फोर्थ है एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स एक ऐसा मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस में, खासतौर से मल्टीनेशनल कंपनीज में, जिसपे सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है एम्प्लॉय रेफरल्स में। इसमें क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको ईमेल के जरिए नौकरी भेजी जाती है कि साहब ये नौकरी एग्जिस्ट कर रही है, आप अगर किसी कैंडिडेट को रेफर करना चाहें तो आप उस कैंडिडेट को रेफर करिए। ठीक है, तो होता क्या है, लोग अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को उसमें रेफर करते हैं, अपने दोस्तों को। उस रेफरेंस के बेसिस पे एचआर डिपार्टमेंट को भी बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का आदमी उनको मिल जाता है। ठीक है, वो उसको इंटरव्यू करते हैं, जो सूटेबल कैंडिडेट आता है उसको नौकरी पे रख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऐसे लोग जो रेफरल होते हैं वो खास तौर से या तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के जानने वाले होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से जानते हैं, तो इस वजह से उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। प्लस ऐसे लोगों का अरेंजमेंट बड़े आराम से और बहुत कम टाइम में हो जाता है।
ठीक है। तो एम्प्लॉय रेफरल्स बाइंड इट, आज की तारीख में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं उसमें सबसे पॉपुलर तरीका और सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जिस बेसिस पे होता है वो एम्प्लॉय रेफरल होता है। हालांकि एम्प्लॉय रेफरल के बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट होता है मैं उसके टोटली अगेंस्ट हूं। मैं उसके अगेंस्ट होने की मेरी एक खास रीजन है। वो खास रीजन ये है कि भाई अगर जरूरी नहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी आदमी को आप जानते ही हो, और अगर जानते भी हो तो जरूरी नहीं वो आपको रिकमेंड करे। तो इस मेथड को जो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, तो बाहर के लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है उनकी तो चांसेस ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं, उनको बेचारों को नौकरी नहीं मिल पाती है। तो रेफरल वाला जो ये सिस्टम है कि एम्प्लॉय रेफरल के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर लेती है, मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये मेथड नहीं होना चाहिए, फेयर चांस देना चाहिए सबको। वरना भाई जो बाहर लोग घूम रहे हैं, काबिल लोग घूम रहे हैं, डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, मेहनती लोग हैं, नौकरियां चाहते हैं, उन बेचारों का क्या होगा, वो कहाँ कंज्यूम होंगे। ठीक है। और साथ में मैं ये भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं, इस एम्प्लॉय रेफरल की वजह से कई बार मैं खुद भी इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुआ हूं। रिजेक्ट क्या हुआ हूं इंटरव्यू में, मुझे कॉल ही नहीं किया गया, जबकि मुझसे मुझसे कम क्वालिफिकेशन, मुझसे कम एक्सपीरियंस के लोगों को कॉल कर लिया गया। और ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस मुझ जैसे करोड़ों लोगों का है। जो एम्प्लॉय रेफरल नहीं है तो उनको कॉल नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, कभी वक्त जरूरत में ये फॉलो कर लिया गया, ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में कंपनीज इस मेथड को फॉलो करती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, जिसकी वजह से डिजर्विंग लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाती और एवरेज लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं। अच्छे लोग जो अबव एवरेज हैं या गुड कैटेगरी में आते हैं, वो बेचारे अपना जॉबलेस ही घूमते रह जाते हैं। ठीक है। पांचवा है आपका रेफरल्स ऑफ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। जैसे आपके एम्प्लॉय रेफरल होते हैं, ऐसे ही आपके जो सप्लायर्स हैं, जो मेजरली आपको चीजें सप्लाई करते हैं, आपके इंडस्ट्रियल सप्लाईज करते हैं, जो आपके बड़े कस्टमर्स हैं, कई बार आप उनको भी जॉब वैकेंसीज का भेज देते हैं कि आपके कोई कैंडिडेट्स हो तो आप रेफर करके भेजिए। ठीक है। तो वो भी अपने कैंडिडेट्स रेफर करके भेजते हैं, उनको आप कंसिडर करके शॉर्टलिस्ट करके उनका इंटरव्यू करते हो, और जो सुटेबल कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट को आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है। तो रेफरल फ्रॉम एम्प्लॉयज, रेफरल फ्रॉम सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। ठीक है। सिक्स हो गया आपका डिपेंडेंट्स ऑफ डिसीज एम्प्लॉय। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो धीरे धीरे, पहले तो ये गवर्नमेंट जॉब में था लेकिन गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे खत्म करती जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। इस सिस्टम के तहत क्या होता था कि अगर कोई एम्प्लॉय है आपके यहाँ काम कर रहा है, खुदा न खास्ता उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें होता यह था कि उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, मतलब उसके जो परिवार में जो उसके आश्रित हैं, उसमें जो भी व्यक्ति इस लायक है उसको ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे दिया जाता था, ताकि उस परिवार को भूखों मरने की नौबत ना आए और उनकी जीविका चलती रहे। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ही ये प्रोसीजर खत्म करती जा रही है, और अब डिसीज डिपेंडेंट को जॉब नहीं देने की गवर्नमेंट बात कर रही है। कई जगह खत्म कर भी दिया है, कई जगह खत्म होने के कगार पे भी है। ठीक है। सेवेंथ है आपका रिटायर्ड एम्प्लॉयज। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे एम्प्लॉयज आपके रिटायर्ड होके चले गए, अब उनकी जगह खाली हो गई, या उनकी जगह आपने दूसरे लोग लिए, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो आपको उनकी काबिलियत की जरूरत है, तो आप रिटायर्ड एम्प्लॉयज को भी दोबारा से बुला के उनको री एम्प्लॉय कर देते हो कि भाई आप आइए काम करिए। मे बी आप उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी देते हैं, कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ सैलरी देते हैं। ठीक है। या जिसको कह लीजिए कुछ अलाउंसेस नहीं देते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो ये भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है कि जो अच्छे एम्प्लॉयज आपके रिटायर होकर जा चुके हैं, आप उनको दोबारा से बुला के अपने यहाँ नौकरी दे रहे हैं, और आप उनसे कहते हैं कि भाई आप आइए और आप हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। ठीक है। तो ये आपका हो गया रिटायर्ड एम्प्लॉयज। ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है बताइए जरा सा, कोई एक पढ़े नेक्स्ट कैटेगरी क्या है। ये तो हो गया इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज नजर आ रहे हैं आपको स्लाइड पे? नो सर। नहीं, अच्छा, ओके, सॉरी, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पहले इसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, उसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि मेरिट्स क्या है इंटरनल सोर्सेज के और डिमेरिट्स क्या है। ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हायरिंग पीपल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। हायरिंग द पीपल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप अगर इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहला मेरिट है इसका कि ये एक इकोनॉमिकल मेथड है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग इंटरनल कैंडिडेट
मिनिमम होती है, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता आपको एडवर्टाइजिंग पे। अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज से कैंडिडेट लेंगे तो आपको एडवर्टाइजिंग वगैरह पे खर्चा करना पड़ेगा, और उसमें आपका खर्चा होगा तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा, वो कॉस्टली पड़ जाएगा। इंटरनल सोर्सेज में लेने से क्या है, आपको कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, आसानी से आपको एम्प्लॉय मिल जाएगा और आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, सबसे पहले सबसे बड़ा बेनिफिट उसका ये है कि वो इकोनॉमिकल होता है, उसमें आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, ना कि बराबर पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा है सूटेबल। ऑर्गेनाइजेशन राइट कैंडिडेट चूज कर सकती है इंटरनल रिक्रूटमेंट के बेसिस पे, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है राइट कैंडिडेट चूज कर सकती है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बेसिस पे, जिसको रिक्वायर्ड स्किल जो पजेस करता है, और कैंडिडेट राइट स्किल चूज कर सकता है, राइट जॉब चूज कर सकता है अपने स्किल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सूटेबिलिटी दूसरा मेरिट है, जिसके तहत ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसके तहत कोई भी एम्प्लॉय चूज कर सकती है जो उसको सही लगता है, और कैंडिडेट भी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग वो जॉब चूज कर सकता है जो उसके लिए सूटेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय आ रहा है उसका पूरा टैलेंट, उसका पूरा जिसको कह लीजिए स्किल्स का पूरा फुल यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तीसरा, रिलायबल, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज जो है ये रिलायबल होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैंडिडेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए ये मेथड एक रिलायबल मेथड होता है, ठीक है, कि वो कैंडिडेट सूटेबल है या सूटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, नोन डेविल आर बेटर देन अननोन एंजल्स, ठीक है। तो ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। फोर्थ, मेरिट सेटिस्फाइंग, ठीक है। ये इंटरनल सोर्सेज एक इंटरनल सोर्सेज के तहत कई बार हम प्रमोशन का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं। प्रमोशन से क्या होता है, उनका डेजिग्नेशन भी बढ़ जाता है और उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। इससे लोगों का लेवल ऑफ मोटिवेशन हाई होता है, और जिससे उनका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटमेंट भी बढ़ता है, ठीक है। प्रमोशन जब आप उनका करते हैं तो वो लॉयल्टी, कमिटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ बढ़ चढ़ के आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करते हैं, ठीक है। अब डिमेरिट्स पे आ जाते हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या डिमेरिट्स हैं। ये चार तो मेरिट्स हो गए, अब डिमेरिट्स, इसके नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला नुकसान ये है, लिमिटेड चॉइस। आपको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से लिमिटेड चॉइस ही मिलती है, क्योंकि एक लिमिटेड पूल से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको क्वालिटी के साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और कई बार लेस क्वालिफाइड लोग आपको लेने पड़ते हैं। जबकि अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज से लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, और आप अपनी मर्जी के हिसाब से राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं, और कई कई बार आपको हाईली क्वालिफाइड लोग भी मिलते हैं, ज्यादातर केसेस में हाईली क्वालिफाइड लोग भी मिलते हैं, ठीक है। दूसरा है इन ब्रीडिंग। इस मेथड में जो है टैलेंट को जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है उसको आप डिस्करेज करते हो, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है उनको आप प्रमोट जरूर करते हो, लेकिन फ्रेश ब्लड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंड्यूस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बाहर जो अच्छे लोग मौजूद हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से अंदर कोई नई बात आने में, नई आइडियोलॉजी आने में, नए थॉट प्रोसेसेस आने में, और इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तीसरा डिमेरिट होता है इन एफिशिएंसी, ठीक है। कई बार प्रमोशंस लेंथ ऑफ सर्विस के बेस पे होते हैं मेरिट के बजाय, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो वो अच्छा हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्रमोशन लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से कर रहे हैं, भले ही वो परफॉर्मर है या परफॉर्मर नहीं है, उनका प्रमोशन हो गया क्योंकि लेंथ ऑफ सर्विस उनकी उस हिसाब की हो गई। जो परफॉर्मर है उसने लेंथ ऑफ सर्विस पूरी नहीं की तो आपने उसको प्रमोशन नहीं किया, तो कई बार ये लोगों के लिए डिसहार्टनिंग, डिमोटिवेटिंग और डिस्करेजिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग कई बार डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। चौथा, बोन ऑफ कंटेंशन। कई बार रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एम्प्लॉयज के बीच में झगड़े की वजह बन जाता है, क्योंकि कुछ को आपने मान लीजिए हायर पोजीशन दे दी, कुछ को हायर पोजीशन नहीं दी, तो आपस में एम्प्लॉयज में मनमुटाव हो जाएगा, आपस में एम्प्लॉयज में दुश्मनियां, और जिसको कह लीजिए नाराजगियां बढ़ जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें आपस में ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे, जो कि है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट,
ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब ये है आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लेने की बजाय आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेने के लिए क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, आपने अपने जॉब वैकेंसी को अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज किया, न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइज किया, और जॉब साइट्स पे एडवर्टाइज कर दिया, जैसे naukri.com, monster.com, jobsahead.com। ठीक है, इस तरह की बतेरी वेबसाइट्स है, उन पे एडवर्टाइज कर दिया आपने। ठीक है, लोग वहां पर अपना रजिस्टर कराए रहते हैं पेड और नॉन पेड फॉर्म में, तो वो आपको जो है वहां से आपको लोग अप्लाई करेंगे, और आप उनमें से राइट कैंडिडेट्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए कॉल करके उसमें से राइट कैंडिडेट चूज कर सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट सबसे पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। दूसरा सोर्स है आपका इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे अगेन वही बात आ गई जो मैंने एडवर्टाइजिंग में बता दी, कि आपने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, naukri.com, jobsahead.com, timejob.com, इस तरह की वेबसाइट पे दे दिया आपने। आपकी जॉब इंटरनेट पे कई जगहों पे रिफ्लेक्ट करेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे कैरियर करके टैब होता है, जिसमें आप जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल्स डालते हैं। तो ये हो गया इंटरनेट। तीसरा है आपका कैंपस सिलेक्शन। कैंपस सिलेक्शन सबसे पॉपुलर मोड है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो, हर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट चाहता है उसके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट हो, मगर सबके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि पहली बात तो ये इतने जॉब्स नहीं है, दूसरी बात जो कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाती हैं वो टॉप रैंक इंस्टीट्यूट में जाना ज्यादा पसंद करती हैं, जैसे आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इनमें ज्यादातर जाके वो कैंपस प्लेसमेंट कर लेते हैं। कई बार वो बी ग्रेड बिजनेस स्कूल और बी ग्रेड यूनिवर्सिटीज में भी आ जाती हैं, जब उनके पास रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और अच्छे इंस्टीट्यूट से उनको सफिशिएंट बच्चे नहीं मिल पाते, या अच्छे इंस्टीट्यूट के बच्चे ज्यादा सैलरी डिमांड कर रहे होते हैं और उनको एवरेज सैलरी पे करनी होती है, तब वो कई बार बी ग्रेड इंस्टीट्यूट या सी ग्रेड इंस्टीट्यूट में भी, यूनिवर्सिटीज में भी जाके कैंपस प्लेसमेंट कर लेती हैं। तो ये है कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनीज डायरेक्टली जाती हैं इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज में, पहले वहां के प्लेसमेंट सेल से के साथ टाई अप करके उनको बता देते हैं उनका क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस क्वालिफिकेशन के साथ उनको कैंडिडेट चाहिए, वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं, या कैंडिडेट्स को अपना अरेंज करके रखते हैं। जब कंपनी आती है तो वो उनका रिटन टेस्ट लेती है, फिर इंटरव्यू लेती है, और फिर राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करके उसको ऑफर लेटर दे देती है फाइनल सेमेस्टर में, कि साहब आप अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर लीजिए और आके हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। ये होता है कैंपस सिलेक्शन। ठीक है, चौथा मेथड है आपका जॉब फेयर। जॉब फेयर एक पॉपुलर मेथड है जो आज के वक्त में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, दो चार इंस्टीट्यूट्स या दो चार यूनिवर्सिटी मिलके जॉब फेयर लगाते हैं। इस जॉब फेयर में क्या होता है, वो कंपनियों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, कई कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस को के स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, अलग अलग कंपनियों को बुलाते हैं। वो उस हिसाब से उनके रेज्यूमे या डेटाबेसेस बनवा देते हैं इंस्टीट्यूट्स। फिर कंपनीज आती हैं, जॉब फेयर लगाती हैं, अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग में भी अलग अलग उनको रूम्स दे दिए जाते हैं, या अलग अलग काउंटर्स दे दिए जाते हैं, जिसमें वो अपने अपने रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करते हैं, और जो कैंडिडेट्स उनको समझ में आते हैं उनको या तो फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, या अगर उनको ऑन द स्पॉट ऑफर देना होता है तो वहीं के वहीं उनको जॉब ऑफर लेटर दे देते हैं। ठीक है, पांचवा मेथड है आपका प्लेसमेंट कंसल्टेंट। प्लेसमेंट कंसल्टेंट एक बहुत अच्छा मेथड है जॉब अटेन करने का या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। इसमें क्या करते हैं, अक्सर होता क्या है, जब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स निकलते हैं अपनी डिग्री लेके, वो प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स के पास जाके रजिस्टर कराते हैं। नॉर्मली वो पेड रजिस्ट्रेशन करते हैं, 1000, 2000, 5000 रुपए लेके रजिस्टर करते हैं। इनके टाइप्स रहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज के, किनके साथ इनके टाइप्स रहते हैं, इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री से इनके पास रिक्वायरमेंट आती रहती है कि फोरमैन चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, मैनेजर चाहिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। उसके अकॉर्डिंग्स में ये कैंडिडेट्स का डेटाबेस बना के शॉर्टलिस्ट करते हैं और उन कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में फॉरवर्ड कर देते हैं। नॉर्मली प्लेसमेंट एजेंसीज का रूल ये होता है कि कैंडिडेट से ये अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट से उसकी 15 दिन की सैलरी लेते हैं, और एम्प्लॉयर इनको कैंडिडेट की 15 दिन की सैलरी देता है अपनी तरफ से।
ठीक है, इनका ये नॉर्मल रूल होता है और ये नॉर्मली पेड रजिस्ट्रेशन करा के ही कैंडिडेट्स को एंटरटेन करते हैं। अब जैसे लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में कुछ अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, आप लोग जब एमबीए कर लें या उसके बाद आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। दो तीन ही कंसल्टेंट्स हैं जो ठीक ठाक काम करते हैं, बाकी कंसल्टेंट्स तो बतेरे हैं, लेकिन उनका काम मतलब कई लोग फर्जी काम करते हैं, उनका काम जेन्युइन नहीं है। ठीक है, लेकिन दिल्ली बेस्ड कंसल्टेंट्स, दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो ओवरसीज भी जॉब्स दिलाते हैं, प्लस इंडिया में भी अच्छे जॉब्स उनके पास होते हैं, और उनका भी मोटस ऑफ ऑपरेंडाई यही होता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, छठा मेथड है आपका हेड हंटिंग। हेड हंटिंग में आपको बताऊं, हेड हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, जिसमें होता यह है कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, कई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक साथ काम कर रही है शहर में। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एरिया मैनेजर जो है बड़ा डायनेमिक है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बड़े अच्छे से टारगेट अचीव कर रहा है। ठीक है, वो दूसरी कंपनियों की नजर में आ गया, उन्होंने उसको अप्रोच किया कि भाई आप यहाँ एरिया मैनेजर हो, हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको रीजनल मैनेजर बना देंगे, आपको तनख्वाह अभी 30,000 रुपए मिल रही है, हम 60,000 रुपए तनख्वाह दे देंगे और आरएम भी बना देंगे रीजनल मैनेजर आपको अपने यहाँ। उसने वहां से छोड़ के आपकी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, ये कहलाता है हेड हंटिंग। ठीक है, सेवेंथ है आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आप लोगों ने शायद सुना होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को क्या कहते हैं, अगर हिंदी के लिए भी इसका कुछ है, रोजगार भवन कहते हैं इसको शायद, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम से ही वैसे ही मशहूर होता है। इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या होता है कि जब आपने जैसे ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, हाई स्कूल किया, इंटर किया, तो आप वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। ठीक है, कंपनियां इनके पास जाके भी, ऑर्गेनाइजेशन इनके पास जाके भी कैंडिडेट्स के डेटाबेसेस लेती हैं, और कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन लेके इन उन कैंडिडेट्स को कॉल करके इंटरव्यू करके सूटेबल कैंडिडेट्स को अपने यहाँ जॉब ऑफर करती हैं। ठीक है, वैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आजकल किस प्रकार का फंक्शन कर रहा है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि मैंने किसी को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आज की तारीख में नौकरी मिलती नहीं देखा। कंपनियों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मुझे तो लगता है अप्रोच करना ही इन्होंने बंद कर दिया, या बहुत कम कंपनियां ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को अप्रोच कर रही हैं, जो एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकार ने बनाया इसलिए है ताकि, और लोग भी यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कम करा रहे हैं, लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और कंपनियां इनको अप्रोच करें, यही इसका पर्पस है। और ये पर्पस जब भी पूरा होगा जब आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, प्लस कंपनीज वहां से कैंडिडेट्स के डेटाबेसेस लेके कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करें। ठीक है, एट्थ मेथड है गेट एप्लीकेशन। गेट एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये सबसे इजी मेथड है, और ये ऐसा मेथड है जो हमने खुद अपनी लाइफ में फॉलो किया है। ठीक है, होता क्या है, कई बार कैंडिडेट्स जो जॉब सीकर्स होते हैं बड़े बड़े शहरों में जाते हैं नौकरियां ढूंढने, लेकिन होता, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनके अंदर आपको घुसने नहीं दिया जाता। उसके अंदर आप दो ही सिचुएशन में घुस सकते हैं, या तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, या अंदर से कोई एम्प्लॉय आपको बुलाए। ठीक है, तभी आप वहां घुस सकते हैं, आप ऐसे नहीं घुस सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो बच्चे करते क्या है, और ये प्रैक्टिस हमने भी अपने टाइम में की है जब हम जॉब ढूंढ रहे थे, कि हम गए, आप फैक्ट्री, कंपनी के गेट पे, फैक्ट्री के गेट पे गार्ड्स बैठे होते हैं, वहां एक ड्रॉप बॉक्स बना होता है, आप अपना जॉब एप्लीकेशन और रेज्यूमे उनके ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, वो वहां से डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट हर शाम को वहां से कलेक्ट कराता है जो एप्लीकेशन आई होती है, और उन एप्लीकेशंस का एक डेटाबेस बनाया जाता है। अगर आपका कैंडिडेचर किसी जॉब के अकॉर्डिंग सूटेबल पाया जा रहा है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए, या जो भी उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसके लिए कॉल करती है, और अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको नौकरी भी मिलती है। ठीक है, ऑल्दो गेट एप्लीकेशन कितना एंटरटेन करते हैं, कितना नहीं एंटरटेन करते हैं, ये एक सब्जेक्टिव मेथड है, क्योंकि डेली के डेली हजारों की तादाद में एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं फैक्ट्री गेट पर। ठीक है, लेकिन ये मेथड अभी भी यूज में है, क्योंकि बच्चे जो पास आउट होते हैं वो जब जाते हैं तो भाई ऑब्वियसली जब आप कहीं जाओगे, नहीं भी अंदर जाने दिया जा रहा, तो कम से कम आपका कैंडिडेचर तो वहां पहुंच जाए, तो ये मेथड अभी भी काफी यूज होता है, और इस मेथड पे भी से भी काफी लोगों को जॉब मिलती है। मगर आइडियली इजी मेथड है
प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स वाला या इंटरनेट वाला, जॉब साइट्स पर रजिस्ट्रेशन कराने वाला, इसमें आपको जाने की दिक्कत नहीं होती। प्लस एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आप अगर मान लीजिए आप लखनऊ में और दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां से आपको नौकरी में कॉल नहीं आएगा। कॉल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको पता है आपको अगर वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए तो आपको टीएडीए देना पड़ेगा, और टीएडीए अगर वो नहीं भी दे रहे हैं तो भी आप इंटरव्यू में, मान लीजिए कल उनका इंटरव्यू है, आज उनको कॉल करना, उनको पता है आप पहुंच नहीं सकते हैं, तो वो लोकल लोगों को ही, लोकल कैंडिडेट्स को ही कॉल करते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं जिन्होंने अपना एड्रेस दिल्ली का लोकल दे रखा हो या बैंगलोर का लोकल दे रखा हो, अगर बैंगलोर में इंटरव्यू हो रहा है, या बॉम्बे का लोकल दे रहा हो, लोकल एड्रेस दे रहा हो, दे के रखा हो। ठीक है, मगर बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल खासतौर से जैसे जूम आ गया है, गूगल मीट आ गया है, और इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इनकी वजह से ये बैरियर अब खत्म हो गया है। अगर अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो वो जूम पे इंटरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आज की तारीख में जूम पे इंटरव्यू कर रही है। कैंडिडेट बैठा हुआ है बैंगलोर में, ओपनिंग है बॉम्बे में, जूम पे इंटरव्यू हो गया। ठीक है, तो आजकल जूम की वजह से इस तरह के भी इंटरव्यूज पॉसिबल हो गए, तो जॉब में स्कोप और बढ़ गया है। नवा है आपका सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस ये है, जैसे मैंने आपको हेड हंटिंग में एग्जांपल दिया था। ठीक है, आपकी जैसी और कंपनीज जो काम कर रही हैं उन पे भी आप नजर रखिए, उनसे उनसे भी अगर आपको कुछ अच्छे लोग समझ में आते हैं जो अपनी कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनको भी अपने यहाँ जॉब ऑफर कर सकते हैं कि वो आके आपके यहाँ जॉब करें और अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को छोड़ के आपके यहाँ जॉब वो ज्वाइन करें। ठीक है, 10वां मेथड है यहाँ पे ट्रेड यूनियंस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियंस जो आपके यहाँ हैं वो भी लोगों को रिकमेंड करती है, या आप खुद ट्रेड यूनियन के पास जाते हो कि भाई आप अगर कुछ लोगों को रिकमेंड करना चाहो जॉब के लिए तो हम उनको कंसिडर कर सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो उनसे जो लोग रिकमेंड होके आते हैं आप उनको कंसिडर करते हैं इंटरव्यू में, बाकी लोगों के साथ उनका भी इंटरव्यू लेते हैं, और अगर वो जॉब के हिसाब से सूटेबल पाए जाते हैं तो उनको जॉब ऑफर किया जाता है। ठीक है, 11वां है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो आपको लेबर सप्लाई देते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए बेटा किसी का ऑडियो ऑन है और उसके घर से आपके डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आप जरा सा अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। किसी बच्चे का ऑडियो ऑन है, आपके यहाँ से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, ऑडियो ऑफ कर दीजिए आप। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में लेबर सप्लाई मेंटेन करते हैं, कई बार ये भी एम्प्लॉयज, आप इनके जरिए भी आप एम्प्लॉयज लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उन एम्प्लॉयज को भी मना कर दिया जाता है, या वो एम्प्लॉयज भी छोड़ देते हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स उनको भी मना कर देता है कि भाई अब उस ऑर्गेनाइजेशन से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, आपकी भी नौकरी वहां से खत्म हो गई। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है बेटा, देखिए किसी का ऑडियो खुला हुआ है, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, जरा सा अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया। अब फर्दर आ जाते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। ये किसका ऑडियो खुला हुआ है बेटा? ये किसका ऑडियो खुला हुआ है? ये ऑडियो किसका खुला हुआ है, जरा बताइए मुझे। धनंजय सिंह। इनको मैसेज करिए, जरा सा कॉल करिए, या अपना कम से कम ऑडियो बंद करें। ऑफ हो राइट, गया सर, कैरी ऑन। हाँ राइट, ठीक, शायद ऑफ कर लिया। फौजिया तुमने थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया, अभी लेक्चर खत्म होने में 4-5 मिनट है। चलिए मेरिट्स की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या क्या मेरिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मेरिट की बात करें तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा मेरिट है वाइड चॉइस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्रीडम होती है और वाइड चॉइस होती है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल से वो चूज कर सकते हैं राइट क्वालिफिकेशन के या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के लोग आपको इस वाइड चॉइस में बड़ी आसानी के साथ मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इसका। दूसरा है इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड। आप
ऐसे लोगों को ला सकते हैं जो स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज पजेस करते हैं और नए विचार, नए थॉट प्रोसेसेस लेके आए और एक नई एनर्जी इंड्यूस कर दी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये है इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, जो डीमेरिट था आपका इंटरनल सोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोटिवेशनल सोर्स। ठीक है, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंटरनल एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि आप वर्क हार्ड करिए, और अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो हम बाहर से आपसे काबिल आदमी ले आएंगे। तो इससे एक कंपटीशन जनरेट होता है, जिससे एक मोटिवेशन उभर के आता है एम्प्लॉयज के लिए जो आपके यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि हम अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारा रिप्लेसमेंट भी बाहर से आ सकता है। इस वजह से वो मोटिवेटेड होते हैं और अपने आप को ग्रो और डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, टैलेंटेड लोग जब आप ऑर्गेनाइजेशन को लाते हो, न्यू आइडियाज लेके आते हैं वो, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से आपके लोग, इंटरनल लोग मजबूर होते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, और दे शुड बी परफॉर्मिंग अप टू देयर लेवल बेस्ट। ठीक है, अब ये हो गए मेरिट्स की बात। अब इसके डीमेरिट देख लेते हैं। सबसे पहला, एक्सपेंसिव होता है, हायरिंग कॉस्ट यहाँ पे हाई होती है। ठीक है, टैपिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इजी टास्क नहीं है, इसमें काफी पैसा खर्च होता है, इसमें टाइम भी लगता है। ठीक है, दूसरा डिमेरिट है टाइम कंज्यूमिंग। इस एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में काफी टाइम लगता है, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, स्क्रीन करते हो, टेस्ट करते हो, सुटेबल एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है। खर्चीले मेथड के साथ साथ एक्सटर्नल मेथड एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और टाइम कंज्यूम होता है, और कई बार ऐसा होता है आप इंटरव्यू कर लेते हो लेकिन आपको सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता, तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज भी हो जाती है, जिसमें काफी आपका टाइम लग चुका होता है। तो पहला इसका डिमेरिट है कि ये कॉस्टली मेथड है, दूसरा डिमेरिट है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। हेलो, हेलो। यस सर। ठीक, ऑलराइट। ठीक, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे मेरिट्स डिमेरिट्स पे ना, राइट। कुछ आगे चले गए स्लाइड्स। ठीक है, ये तो विजन का हो गया। ठीक, तो ये हो गए आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स, राइट।